जिंदगी की राह पर वो खामोशी से खड़ा था। भीड़ थी आसपास, पर वो खुद से जुदा था। हर आवाज तीर बनकर दिल में उतर रही थी और हर सांस एक सजा से गुजर रही थी। मर्डर, कैरेक्टरलेस, बस यही पहचान बची थी। मासूमियत तो किसी गुनाह की तरह सजा बन चुकी थी उसकी। पल पल टूटता रहा वो, पल पल टूटता रहा वो हर झूठे इल्जाम के नीचे, जैसे वजूद उसका अब बस दर्द बन के बिखर चुका हो पीछे। जिसने कभी प्यार को पूजा था, आज उसी को सबने झूठा कहा। जिसने मुस्कान बांटी थी सबको, आज उसी पे हंसी उड़ाई जा रही थी हर जगह। वो चुप था, बिल्कुल चुप, क्योंकि अब रोना भी उसकी कमजोरी कहलाता और उसका दुख वो तो अब सिर्फ मीम में बदल जाता। उसकी आंखों में कोई पानी नहीं था, क्योंकि आंसू भी खुद को बेइज्जत महसूस करते वहां जहां दर्द का वजूद भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स में खो जाता है। वो जिंदा था पर जी नहीं रहा था। वो जिंदा था पर जी नहीं रहा था। वो बोल सकता था पर अब कोई सुन नहीं रहा था। हर इल्जाम की सियाही उसके सिर्फ दिल पर नहीं, उसकी रूह पर छप रही थी। और सच, वो तो कहीं दूर भीड़ में कहीं गुम सी दिखाई दे रही थी। जहन उसका जम चुका था, ना गर्मी में पिघलता ना हवाओं में हिलता। जहन उसका जम चुका था, ना गर्मी से पिघलता ना हवाओं में हिलता। बस खड़ा था, जैसे वो खुद अपनी ही कब्र पर शांति में झुक गया हो। जैसे खुद अपनी ही कब्र पर शांति से झुक गया हो वो। So, hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं गिल्ड के सेकंड सीजन के आगे का पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। और कितना भागोगे माय बेबी बनी? थक गए होगे ना? चलो तुम्हें थोड़ा आराम दे देते हैं। ले चलो इसको यहाँ से। इन निकम्मों से एक काम नहीं हुआ। मैंने बोला था कि वो लड़का बहुत तेज है, निकल जाएगा। खैर, अभी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। ये लड़का अपनी कार की वजह से बचा है ना, अब ये कार ही इसे ले डूबेगी। वो यहाँ आ गया है, प्लान बी को एग्जीक्यूट करो। वही वो ब्लैक मास्क वाला शख्स जो इस वक्त अपने कान में ब्लूटूथ लगाए हुए था, वो किसी से बात करता है। वो यहाँ आ गया है, प्लान बी को एग्जीक्यूट करो। इतना बोलते ही वो शख्स देखता है कि एक बड़ी सी लोडर अचानक से ही रोड के राइट साइड से निकलती है और उन कारों के पीछे लग जाती है। और उसको देखते ही वो ब्लैक मास्क वाला शख्स प्राउडली ही अपनी डीप मैनिक आवाज में बोलता है, हैप्पी जर्नी बेबी बनी, हैव फन।
वहीं सामने जान उन लोगों से बचने के लिए अपनी कार और भी ज्यादा तेज भगाए जा रहा था। वो देखता ही नहीं है कि पता नहीं कब एक ब्लैक लोडर पीछे से उसके पीछे आ गई है। और जब जान ध्यान देता है तो वो ये देखता है कि वो तीनों कारें एक लोडर के पीछे छिप गई है। तो वो थोड़ी चैन की सांस लेता है, पर शायद ये सुकून की सांस वो ज्यादा देर तक नहीं ले पाता है, क्योंकि कुछ पल बाद ही उन कारों में से एक कार पीछे से आती है और उस लोडर को ओवरटेक करके उस लोडर के साइड से निकलती है और जान की कार को पीछे से टक्कर मारने लगती है, जिससे जान की कार डिसबैलेंस हो रही थी और जान के लिए उसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। पर जान अपनी कार की स्पीड को और तेज करता है और पीछे वाली कार से अपनी कार को मिनिमम दूरी पर ले जाने की कोशिश करने लगता है। वहीं वो लोडर का ड्राइवर भी मौका पाते ही अपनी ट्रक की स्पीड को तेज करता है और जान की कार के बराबर आ जाता है। इस वक्त जान की कार आगे थी और उसी तरह से ट्रक जान की कार के पीछे था और उस दूसरी कार के बगल में, और उस कार को ओवरटेक करने में लगा हुआ था। और वो दूसरी कार जान की कार के पीछे मिनिमम दूरी पे और बाकी की 2 कारें उस पहली कार की मिनिमम दूरी पे थी। देखा जाए तो एक तरह से जान इस वक्त इस पूरे से ट्रैप में फंस ही गया था। वो भी सोच रहा था कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसे ये सजा मिल रही है। कहीं ना कहीं वो समझ गया था, वो भी ये अच्छे से समझ गया था आज, या फिर वो आज बचेगा या फिर वो हमेशा के लिए ही यहीं कहीं खो जाएगा, गुम हो जाएगा इन अंधेरों में। शायद वो दोबारा अपने मॉम डैड को नहीं देख पाएगा, शायद वो दोबारा ईबो को नहीं देख पाएगा, शायद आज उसका ये आखिरी दिन है, शायद यही उसकी किस्मत है। पर फिर भी वो लड़ रहा था उस एक उम्मीद में, उस छोटी सी उम्मीद में कि शायद वो यहाँ से बच जाए। पर शायद आज के दिन भगवान भी उसके साथ नहीं थे, वो भी उससे नाराज थे। इसीलिए तो वहीं सामने से एक और कार बिल्कुल अपनी उसी रफ्तार में आ रही थी, उसी स्पीड में। शायद वो कार भी किसी जल्दबाजी में ही थी। जान की कार पहले ही अपनी पीक स्पीड पे थी, वहीं वो सामने से आ रही कार भी फुल स्पीड में आती हुई दिखती है। और वो कार किसी और की नहीं बल्कि खुद जेम्स वांग की ही कार थी, जिसमें जेम्स वांग और कारमन थे। जेम्स वांग कार की ड्राइविंग सीट पर थे और कारमन पैसेंजर सीट पे। शायद वो दोनों भी किसी जल्दबाजी में ही थे। चिंता और डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। पर क्यों था, किस लिए था, किस बात की चिंता थी, किस लिए वो डर था, ये नहीं पता। वहीं वो लोडर भी जो अपनी ही स्पीड में थी, वो जान की कार को ओवरटेक करके जान की कार की तरफ बेंड हो गई थी, जिससे जान की कार और सामने से आ रही वो दूसरी फुल स्पीड कार वो एक ही जगह पर नहीं मिल पाती हैं। और मौका पाते ही वो लोडर का ड्राइवर अपने लोडर के हेड को जान की कार की तरफ रेकलेसली बेंड कर देता है, जिसके अचानक से होने के कारण जान इस बार अपनी कार को संभाल नहीं पाता और कार को रोकने के चक्कर में बस ब्रेक मार देता है। और इसकी वजह से उसकी कार जोर से घिसट जाती है और लोडर की लेफ्ट साइड से टकरा जाती है और सामने की तरफ ज्यादा फोर्स लगने के कारण कार का शीशा टूट जाता है और जान बुरी तरह से स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का आधा हिस्सा कार से बाहर चला जाता है और सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। उसके सर से और हाथ से खून निकलने लगता है। वहीं वो दूसरी कार भी जो सामने से ही आ रही थी, उसके तेज होने की वजह से उसको भी मौका नहीं मिल पाता है और वो कार सीधा जाकर ट्रक के राइट साइड से रूथलेसली हिट हो जाती है, जिससे उस कार के भी शीशे टूट जाते हैं। उस कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, पिचक जाता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है। वो तीनों व्हीकल एक दूसरे के साथ क्लैश हो गए थे। वहीं वो बड़े लोडर का आधा हेड उन दोनों कारों के बीच में था, जहां पे हल्का सा साइड स्पेस था। वहीं उस कार के एक ओनर जो कि जेम्स वांग थे और ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, वो भी फोर्स के ज्यादा लगने की वजह से स्टीयरिंग व्हील से सीधा जाकर हिट हो जाते हैं और बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उनके सिर से, नाक से, उनके कान से, हर जगह से खून आने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वहीं दूसरी जो कि कारमन थी और पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी, उनके शरीर का भी आधा हिस्सा कार से बाहर निकल जाता है। उनके चेहरे पर भी कई चोटें लगी थी, सर से उनके भी खून आ रहा था, डैमेज उनको भी बहुत हुआ था, पर वो बेहोश नहीं हुई थी। उनको थोड़ा थोड़ा तो होश था, बस चेहरा उनका भी पूरी तरह से खून से भीग गया था। वो किसी तरह से बस अपनी आंख को खुला रखने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी, वो बस बंद हुई जा रही थी। खून इतना ज्यादा बह रहा था, लगातार इतना ज्यादा बह रहा था कि उनके अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी। वो खुद को कमजोर होता हुआ महसूस कर रही थी, वो कमजोर हुई जा रही थी। उनकी आंखें भी अब ढंग से नहीं खुल पा रही थी।
पूरा शरीर अब जवाब दे रहा था। उन्हें बस हर एक चीज हल्की हल्की सी नजर आ रही थी, हर एक चीज ब्लर दिख रहा था, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा, जिससे वो सामने पड़े उस जख्मी इंसान को हल्का हल्का सा देख पा रही थी। और वो अपने उसी कमजोर भरी हालत में सिर्फ 2 शब्द बोल पाती हैं, जान। और वो उसी कमजोर होती हुई हालत में उखड़ती हुई सांसों के साथ सिर्फ 2 शब्द बोल पाती हैं, जान, जान। इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ और बोल पाती, वो भी वहीं बेहोश हो जाती हैं। और अब चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा बसता है, सन्नाटा, वो असीम सन्नाटा। ये हादसे का मंजर देखने में बहुत दर्दनाक था, जिसको देख के किसी का भी दिल दहल जाए, रूह कांप उठे। जिसमें दोनों ही तरफ कार के ओनर की हालत इतनी खराब थी कि उसमें से कोई भी कभी भी दम तोड़ दे। पर जैसा कि उस एरिया में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था जो उनकी मदद कर सके, सिवाय उस ब्लैक मास्क वाले शख्स के, सिवाय उस ब्लैक मास्क वाले शख्स के। वो ब्लैक मास्क वाला शख्स अपनी कार से निकलता है और अपने भारी कदमों से एक्सीडेंट स्पॉट पे जाता है और वहीं पड़े जान को जख्मी बेहोश हालत में देखता है। गाल को टच करके इधर उधर हिला के उसको चेक करता है, फिर उसके नाक के पास उंगली लगाकर उसकी सांसें चेक करता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। जान को पूरी तरह से अच्छे से चेक करने के बाद वो दूसरी तरफ देखता है, जहाँ पे और भी 2 लोग जख्मी हालत में पड़े हुए थे। एक कार के अंदर था और दूसरी कार के बाहर पड़ी हुई थी। वहीं वो ट्रक ड्राइवर भी अपने ट्रक के अंदर ही बैठा हुआ था और उस ब्लैक मास्क वाले शख्स की तरफ ही देख रहा था। वहीं वो ब्लैक मास्क वाला शख्स अब दूसरी तरफ जाता है, कार्मन और जेम्स वांग की सांसें चेक करता है और फिर वो अपनी पॉकेट से फोन निकालकर वहीं उसी सेम नंबर पर कॉल करता है, जिसको पिक करने के बाद वो वहीं अपोजिट एंड वाले से बोलता है, काम हो गया है। वो लड़का भी यही पड़ा हुआ है और जख्मी हालत में है, सांसें चल रही हैं अभी उसकी। पर इस ट्रक ड्राइवर की बेवकूफ़ी की वजह से एक कार का और एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से एक की सांसें धीरे धीरे चल रही है और एक तो मर गया है। जिसके बाद ये अपोजिट एंड वाले के कुछ बोलने का इंतजार करता है और जब अपोजिट एंड वाला शख्स कुछ बोल देता है तो ये ब्लैक मास्क वाला शख्स बस बोल के फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और फोन को वापस से अपने पॉकेट में रख लेता है। जिसके बाद वो उस ट्रक ड्राइवर को बाहर नीचे आने का इशारा देता है, जिससे वो ट्रक ड्राइवर नर्वसली नीचे उतरता है और उस शख्स के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, साहब मेरे पैसे ये लो, और हाँ, इस शहर में अब दोबारा मत दिखाई देना। अपनी बीवी और बच्चों को लेके इस शहर से कहीं दूर चले जाओ। अगर आज के बाद तुम दोबारा यहाँ इस शहर में दिख गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? जिसके बाद वो ड्राइवर जी साहब बोल के वहां से चला जाता है और इसके बाद वो ब्लैक मास्क वाला शख्स वापस से जान के पास जाता है, जान को उस कार से निकालता है और उसको घसीटते हुए अपनी कार की तरफ लेके जाता है। जिसके बाद वो उसको उठाकर अपनी कार में लिटा देता है और इसके बाद वहां से जान को लेकर कहीं चला जाता है, कहाँ ये पता नहीं। वहीं कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे वो ट्रक ड्राइवर खड़ा उस ब्लैक मास्क वाले शख्स को जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही वो ट्रक ड्राइवर भी अपने कीपैड वाले फोन को अपने पॉकेट से निकालता है और किसी का नंबर डायल करता है, जिसपे वो दूसरी साइड वाला शख्स जब फोन उठा लेता है तो ये ट्रक ड्राइवर बोलता है, काम हो गया है, वो दोनों मारे गए, मेरे पैसे जल्दी भिजवा देना। तो इसका मतलब वो सब प्री प्लान था। ईबुड डिसबिलीफ में बोलता है, तो मतलब ये सब प्लान था।
उसका तो सच में इस बात पे विश्वास कर पाना ही मुश्किल था कि कोई जान को मारना चाहता है। भला कोई जान को क्यों मारना चाहेगा? आखिर जान ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसके लिए इतना बड़ा एक्सीडेंट प्लान कर दिया गया? अगर जान को उस एक्सीडेंट में कुछ हो जाता तो? आखिर क्यों? क्या वजह होगी? और तो और जान के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसे पता तक नहीं चला, उसे इतनी सी भी खबर नहीं हुई इस बात की। पर कैसे, आखिर कैसे होती? शायद वो अपने मॉम डैड के जाने के दुख में इतना खो गया था कि उसे कभी जान की परेशानी दिखाई ही नहीं दी। उसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। उसने तो कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि उसका जान भी परेशान हो सकता है, उसका जान भी परेशान है। उससे कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई? आखिर कैसे? उसे ध्यान देना चाहिए था। ईबो को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो खुद को काबू भी नहीं कर पा रहा था। वो खुद के हाथ की मुट्ठियों को इतनी तेज मींच रहा था कि उसके हाथ की हथेलियां पूरी तरह से सफेद और फिर उसके बाद खून से प्योर लाल हो गई थी। यहाँ तक कि उसके नाखूनों के निशान अंदर हथेलियों पर छप गए थे। अगर आज वो लोग उसके सामने होते या उसको कहीं से मिल जाते वो लोग, तो ये वो भी नहीं जानता है कि वो उन लोगों के साथ सच में क्या करता। जो भी करता वो सच में उसके लिए बहुत रिग्रेट करते। दोबारा इस दुनिया में वापस आने से पहले वो 10 बार सोचते। सच में उनका सीना फाड़ के उनके अंदर का दिल निकाल लेता। आखिर वो दिल रख के क्या फायदा जिसके अंदर इंसानियत नहीं है? जिस हाथ से उन लोगों ने जान को छुआ, उस हाथ को ही उनके शरीर से उखाड़कर उसमें आग लगा देता, उन लोगों की आंखों के सामने ही उसे जला देता, जलाकर राख कर देता। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई जान के बारे में ऐसा कुछ सोचने की, उसको छूने की? अगर अभी सच में उसका बस चलता तो वो उन लोगों को मार डालता। ईबो को इस समय उन लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत 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 गुस्सा आ रहा था। और उससे भी ज्यादा अगर उसे किसी पे गुस्सा आ रहा था तो वो खुद पे इसलिए कि वो उस समय ना तो अपने मॉम डैड के साथ था कि वो उन्हें बचा पाए, और ना ही अपने जान के पास था कि वो उसे ही कम से कम बचा पाए। और उन लोगों पे इसलिए गुस्सा आ रहा था कि वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। उन लोगों ने जान को छूने की कोशिश की, उसको फोर्स करने की कोशिश की, उसको फोर्स किया, उसको मारने की साजिश की। ये सब सिर्फ महज सोचने से ही ईबो का खून खौल रहा था। उस वक्त जान के साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उस दिन वो अपने मॉम डैड के साथ साथ जान को भी खो सकता था, हमेशा के लिए, जैसे उसने अपने मॉम डैड को खो दिया। पर नहीं, नहीं, देखा जाए तो उस रात शायद वो सिर्फ जान को ही खोने वाला था और उसके मॉम डैड वहां आ गए। और वहां मॉम डैड ऐसे कैसे एक ही स्पॉट पर एक ही समय पर जान और मॉम डैड? ऐसे ऐसे कैसे टाइमिंग क्लैश हो सकती है? क्या मॉम डैड को पता था कि जान वहां पे है? पर कैसे? उन्हें कैसे पता चला होगा? उन्हें कैसे पता हो सकता है? ईबो को इतना तो समझ में आ गया था कि ये एक्सीडेंट कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मॉम डैड और जान एक ही साथ एक ही जगह उस समय कैसे पहुंचे? यही सवाल ईबो के दिमाग में घर कर गया था। वही उसके दिमाग में कुछ और भी सवाल आ रहे थे, जैसे कि जान पब में यूबिन के साथ आया था, और जान के साथ इतनी बड़ी प्लानिंग हुई और यूबिन का कहीं पता नहीं है। तो यूबिन कहाँ था और वो उसे बचाने क्यों नहीं आया? आखिर यूबिन तो जान का बेस्ट फ्रेंड है ना। और फिर जान ने कहा कि ये वही ब्लैकमेलर था, तो वो ब्लैकमेलर था कौन और जान को कब से परेशान कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, जान को बेहोश होने के बाद किसने बचाया? क्योंकि एडवोकेट फैंग ने बताया था कि उस वक्त एक्सीडेंट स्पॉट से कल्प्रिट भाग गया था और सिर्फ ट्रक और कुछ सेकंड व्हीकल के पार्टिकल्स बरामद हुए थे, जिसमें से ना ही उस ट्रक का ड्राइवर था वहां पर और ना ही जान। तो इसका मतलब वहां से जान और जान की कार दोनों ही गायब थी। तो वो गई कहाँ वहां से? और अगर जान हॉस्पिटल में होता तो कहीं ना कहीं से उसे पता तो जरूर चल जाता। तो फिर उसे पता क्यों नहीं चला उस बात का? ऐसा कैसे? ईबो के दिमाग में कई सारे सवाल थे और वो बस वही सोच रहा था।
और वही सारे सेम सवाल चैंग के दिमाग में भी घूम रहे थे, इसीलिए वो जान से पूछ ही लेता है। अच्छा जान, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ था? यानी कि तुम्हें कौन वहां से हॉस्पिटल लेके गया? क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो सीसीटीवी फुटेज के अलावा रियलिटी में उस स्पॉट पर सिर्फ मिस्टर और मिसेस वांग मिले थे, पर तुम नहीं, और ना ही तुम्हारी कार। उस सीसीटीवी फुटेज में भी एक्सीडेंट होने के बाद सिर्फ 3 ही व्हीकल की क्लैश होने तक की वीडियो है, पर तुम्हारे बारे में उसमें कोई खबर नहीं है। ऐसा क्यों? जिसके बाद जान थोड़ा कुछ 2 सेकंड का गैप लेता है और फिर अपनी उदासी भरी आवाज में बोलता है, मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं तुरंत ही बेहोश हो गया था, इसीलिए मैं कुछ नहीं जानता कि क्या हुआ उसके बाद। हाँ, पर इतना ज़रूर महसूस किया था कि कोई था जो मुझ पे अपने आप को फोर्स कर रहा था, पर फिर मुझे कुछ याद नहीं। और जब सच में मेरी आंख खुली और मैं होश में आया तो मैं एक घर पे था, जख्मी हालत में। मेरे सर पे बैंडेज था और सामने यूबिन था, पर मैं वहां कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। ओह, तो यूबिन उस वक्त तुम्हारे साथ था, पर तब कहाँ था जब तुम्हें उसकी जरूरत थी? और वो तुम्हें लेके कहाँ गया था? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मिस्टर शाओ ने मुझे बताया था कि तुम यूबिन के घर पे थे। ईबो अपने गुस्से में पूछता है, क्योंकि इस वक्त उसे जितना गुस्सा खुद पे आ रहा था उतना ही गुस्सा उसे यूबिन पे भी आ रहा था, क्योंकि जब जान को उसकी जरूरत थी तो वो भी उसके साथ नहीं था, वो भी वहां से गायब था। नहीं, मैं यूबिन के घर पे नहीं था, और सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कहाँ पे था। पर हाँ, यूबिन ने मुझे ये जरूर बताया था कि उस वक्त किसी ने उसे वहां रेस्ट रूम में बंद कर दिया था, इसीलिए वो वहां उस समय मेरे पास नहीं पहुंच पाया। जान बोलता है, जिस पे ही वो अपनी आइज रोल करते हुए गुस्से में इरिटेट होते हुए बोलता है, रेडिकुलस, मतलब सीरियसली, बाथरूम में बंद था। उसे वहां से निकलने में इतना टाइम लग गया कि वो तुम्हें बचाने नहीं आया। बुलशिट, क्या झूठ बोला है। जिस पे चैंग ईबो की तरफ उसकी बात समझते हुए देखता है। वहीं जान ईबो की बात पे कुछ नहीं बोलता। उसके उलट जान अपनी आंखों में गिल्ट लिए हुए अपने सर को झुकाए ईबो के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी कमजोर और मायूसी भरी आवाज में उससे माफी मांगते हुए उसके सामने अपनी बात रखता है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं पता कि मैं वहां से कैसे बचा, पर इतना जरूर पता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। हमारे मॉम डैड का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, उसकी वजह मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उन्हें मारा है और इसके लिए मैं गिल्टी भी हूँ। मुझे जो भी सजा दोगे मुझे वो सब मंजूर होगा, जिंदगी भर, और अगर कम पड़ी तो मरने के बाद भी मैं वो सजा पूरी करूँगा। मेरी वजह से तुम्हारा परिवार तबाह हो गया, बिखर गया। मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया। ईबो जो वहीं खड़ा हुआ था, वो जब जान की बात सुनता है, उसको इस तरह से अपने सामने घुटनों पर बैठता हुआ देखता है, सर झुकाए हुए देखता है, अपने सामने इस तरह से उसे पहली बार झुका हुआ टूटता हुआ देखता है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और बस वो भी उसके सामने वैसे ही उसकी बराबरी पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बैठते के साथ ही बस उसे अपने गले से लगा लेता है, उसको अपनी बाहों में भर लेता है, उसको अपनी इम्ब्रेस में छुपा लेता है, उसके सर पर हाथ फेरता है जैसे वो उसे शांत करा रहा हो, उसे सांत्वना दे रहा हो। कुछ पल वो जान को अपनी बाहों में ऐसे ही रखता है और फिर उसी तरह से आराम से उसे अपने से दूर करके प्यार से उसके गल पे हाथ रखकर उसके झुके हुए सर को ऊपर करता है, उसे उठाता है, जिससे दोनों की ही नजरें एक दूसरे को देख सके। उसमें सच्चाई जो है वो एक दूसरे को दिख सके। दोनों की ही नजरें एक दूसरे को देख रही थी और दोनों की ही आंखें इस समय नम थी। वहीं वो उसके माथे पर एक सॉफ्ट सी फेदरली किस करता है
उसकी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल अपनी वही कंफर्टिंग टोन में, बहुत ही जेंटली, बहुत ही केयरिंग के साथ, वही प्यार से उसको भरोसा दिलाने के लिए बोलता है, नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को दोष मत दो, तुम नहीं हो गिल्टी, समझे? तुमने कुछ भी नहीं किया है, और जिसने भी ये सब किया है ना, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, समझे? उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये बात अच्छे से समझ लो, याद कर लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा जान, कभी भी नहीं। हमारा भी हैप्पी एवर आफ्टर ज़रूर होगा जान, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे तुम चाहते हो। और आज मुझसे एक वादा करो जान कि कभी भी, मतलब कभी भी, ना तो कभी मेरे सामने और ना ही कभी किसी के भी सामने तुम कभी इस तरह नहीं झुकोगे जान, बिल्कुल भी नहीं झुकोगे। और चुप तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे, लड़ोगे खुद के लिए, आवाज़ उठाओगे, समझे? जिससे जान के अंदर जो इतने वक्त से दर्द, पछतावा, आत्मगिलानी दबी हुई थी, वो अब थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही थी। उसकी आंखें जो आज से पहले होपलेस हो गई थी, उसमें एक बार फिर थोड़ी थोड़ी सी उम्मीद जगने लगी थी। ईबो की ये सारी बातें उसके जख्मों पर बिल्कुल किसी रेमेडी की तरह काम कर रही थी। इतने वक्त से वो जिस अंधेरे में घूम रहा था, शायद अब वो उस अंधेरे से निकल पाए। शायद उसे अब ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। शायद वो अब खुश हो सकता है। शायद वो अपने परिवार, अपने प्यार के साथ रह सकता है। पर सिर्फ शायद, क्योंकि रियलिटी तो उसे अभी भी नहीं पता ना। क्या पता वो सच में दोषी हो, क्या पता अभी वो जो उसे समझा रहा है वो फिर से उसे उसके मॉम डैड का मुजरिम बना दे। क्या पता ये हल्का सा उजाला सिर्फ एक छलावा हो, क्या पता ये उम्मीद सिर्फ पल भर की हो, क्या पता उसकी किस्मत उसे फिर से किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे। क्या पता, कुछ नहीं। इसीलिए वो फिर से वही उम्मीद और वही दर्द नहीं झेलना चाहता, वो फिर से भरोसा नहीं करना चाहता। और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक सच का ना पता हो, क्योंकि जो सच उसे पता है उसमें वो मुजरिम है, और इस सच को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए उसका दिल और दिमाग अभी भी कोई सपना नहीं सजाना चाहता, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, ईबो जान को समझा रहा था, उसको दिलासा दे रहा था। वहीं चैंग के सवाल अभी भी नहीं खत्म हुए थे। उसे अभी भी कई सारे सवाल पूछने थे जान से। इसीलिए वो इन दोनों के बीच में कबाब में पड़ी हड्डी बनने की सोचता है और अपना गला साफ करते हुए ईबो को इरिटेट करने के लिए बोलता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, जान बहुत अच्छे से समझ गया। अब उससे दूर हटो, मैं अपना काम कर लूँ। मुझे अभी भी उससे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, इसीलिए अपने जज्बातों को थोड़ा काबू में करो और मुझे मेरे सवाल पूछने दो। दूर हटो उससे। जिस पे ईबो भी बड़े ही आराम से इरिटेट हो जाता है और चैंग को घूरते हुए बोलता है, हार्टलेस क्रम्पिट पोटैटो, शट अप, ब्रेनलेस क्रिएचर। चैंग अपनी आईज रोल करते हुए बोलता है, फिर वापस से जान से सवाल पूछता है। तो जान, जैसा कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें लगा कि वो तीनों इंसान जो तुम्हें असॉल्ट कर रहे थे वो ब्लैकमेलर थे, राइट? तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो तीनों ब्लैकमेलर ही हैं? और ये लोग तुम्हें ब्लैकमेल कब से कर रहे थे? तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं इसके बारे में? और मेन बात तो ये कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो लोग वही ब्लैकमेलर थे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग किसी और का कमांड फॉलो कर रहे हों, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग कोई स्पॉइल्ड ब्रैट होंगे जो पब में एंजॉय करने गए होंगे, जिनको तुमने सबके सामने थप्पड़ मार दिया और उनके ईगो पे लग गई, और उसी के चलते उन लोगों ने तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कर दिया हो। ऐसा होना भी तो पॉसिबल है ना? नहीं चैंग, वो लोग कोई स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं थे, वो वही ब्लैकमेलर के ही आदमी थे, या फिर वो खुद ही ब्लैकमेलर थे। क्योंकि मुझे याद है ज़्यादातर जब भी वो ब्लैकमेलर मुझे ब्लैकमेल किया करता था तो अक्सर उसी नाम से बुलाया करता था जिस नाम से मुझे ईबो बुलाया करता है, या फिर बुलाया करता था। और यहाँ तक कि उस ब्लैकमेलर के अलावा कोई भी ईबो के बारे में नहीं जानता था
कि वो मुझसे मिलता है, और वो ब्लैकमेलर जब भी मुझे ब्लैकमेल करता था तो ज़्यादातर ईबो के नाम से ही करता था। और उस रात भी उन लोगों ने ईबो का ही नाम लिया था। मेरे नाम से करता था? इसका क्या मतलब है जान? ईबो सस्पिशियस होते हुए पूछता है, जिस पे जान वापस से बोलता है, वो ब्लैकमेलर मुझसे चाहता था कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे पास ना जाऊं। और अगर मैं उसकी बात नजरअंदाज कर देता था या मानने से मना कर देता था तो वो मुझे धमकी देता था कि वो तुम्हें या फिर मेरी फैमिली को मार देगा। और ऐसा कब से चल रहा था तुम्हारे साथ जान? इस बार चैंग पूछता है, जिस पे जान जवाब देता है, उस दिन के कुछ दिन बाद से, जब ईबो ने मुझे पहली बार अपनी कार में बैठाया था और कॉलेज छोड़ने गया था। ओह, मतलब ये ब्लैकमेलिंग वाला सिलसिला तुम्हारे साथ तब से चल रहा है जब से तुम और ईबो एक साथ आए। हम्म हम्म समझा। चैंग को समझते हुए बोलता है। वहीं ईबो चैंग को सस्पिशियसली देखता है, इसने ऐसा क्या समझ लिया। वहीं ईबो को भी कुछ याद आता है कि पहली बार जब उसने जान को अपनी कार में बैठाया था और उसे कॉलेज छोड़ने गया था, तो उसी रात उसने अपनी रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट भी किया था। तो मतलब क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है या फिर उस अनाउंसमेंट की वजह से? पर उस अनाउंसमेंट की वजह से कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें तो उसने जान की पिक को पूरी तरह से ब्लर कर दिया था। किसी भी एंगल से पता नहीं चल रहा था कि वो जान ही है। तो फिर किसी को कैसे ही पता चल सकता है कि वो जान था? ऐसा कैसे हो सकता है? ईबो ये सोच ही रहा था कि क्या ऐसा कुछ सच में हो सकता है, क्या जान को उसकी वजह से ब्लैकमेल किया गया है। पर ऐसा क्यों? क्या वजह होगी? ईबो वजह के बारे में सोच ही रहा था कि तभी चैंग जान से एक और सवाल पूछ लेता है, जिससे ईबो का ध्यान डाइवर्ट होकर चैंग के सवाल पे वापस चला जाता है। चैंग पूछता है, जान, क्या तुम्हें उन तीनों आदमियों की शक्ल याद है? मतलब अगर मैं तुम्हें उन्हें पहचानने को कहूँ तो क्या तुम इन्हें पहचान पाओगे? जिस पे जान बोलता है, कंफर्म तो नहीं बता सकता, पर उस एक शख्स के बारे में बता सकता हूँ जिसने मुझे वो ड्रिंक करवाया था। हाँ, शायद उसकी शक्ल याद है मुझे, उसको मैं शायद पहचान लूँ। चलो ठीक है फिर। एनीवे, अब काफ़ी टाइम हो गया है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, नहीं तो आंटी मेरी क्लास लगा देगी। काफ़ी टाइम हो गया है मैं घर से निकले हुए। ठीक है, जान बोलता है और फिर जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर ईबो पीछे से आवाज लगाते हुए उसे रोकते हुए बोलता है, जान प्लीज 2 मिनट और। जिस पे चैंग और जान दोनों ही रुक जाते हैं और ईबो की तरफ देखने लगते हैं, जिस पे ईबो बोलता है, जान की तरफ देखते हुए, मुझे जान से कुछ जवाब चाहिए, अकेले में। जिस पे जान भी ईबो की तरफ ही देख रहा था, वो भी इंतजार कर रहा था कि ईबो क्या पूछेगा। पर वहीं चैंग जो ईबो की डिमांड सुनता है तो वो बोलता है, ठीक है, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ, तब तक तुम दोनों बात कर लो। जिसके बाद चैंग वहां से चला जाता है फोन कॉल करने के लिए। वहीं ईबो अब जान से पूछता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ जान, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? क्या तुम सच में डर गए थे या फिर कुछ और वजह थी? क्या वजह थी जान? ईबो पूछता है, जिस पे इस बार जान ईबो के सवाल का जवाब देता है, जिसको सुनकर ईबो थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है। डर गया था मैं, जान बोलता है, जिस पे ईबो उसकी तरफ क्वेश्चनिंग पर सॉफ्ट गेज से देखते हुए पूछता है, पर क्यों जान? किस बात से डर गए थे? इस बात से कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, या फिर सजा पाने से डर गए थे? ईबो के इस सवाल पर जान हल्का सा मुस्कुरा देता है और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी उदासी भरी शांत आवाज में बोलता है,
मायूसी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। जो मेरे तकदीर में लिख गया था उससे कैसा दूर भागना ईबो। मेरे तकदीर में जेल और सजा दोनों ही लिखा जा चुका था। डर तो सिर्फ इस बात का था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। तुम्हें खोने के डर से मैं डर गया था। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी बताने की कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश की थी, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि तुमसे सच बोल पाऊं, तुमसे सच बता दूं और तुम्हें खुद से दूर कर दूं। शायद खुद गर्ज बन गया था मैं। कुछ पल साथ बिताना चाहता था तुम्हारे, पर इस पछतावे ने कभी मुझे तुम्हारे साथ रहने ही नहीं दिया। वहीं वो जब सन का जवाब सुनता है, उसके दिल में एक अलग सा ही एहसास होता है, कुछ अलग सा एहसास। ऐसा एहसास जिसे समझा पाना ही मुश्किल था, ऐसा एहसास जिसे समझ पाना ही मुश्किल था। वो जान से अपनी सॉफ्ट आवाज में पूछता है, जैसे उसे पता हो कि जान किस एहसास की बात कर रहा है। इसीलिए वो जान से सुनना चाहता है। वो उससे पूछता है, ऐसा कौन सा एहसास जान, बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। जिस पे जान बोलने ही वाला होता है, तभी चैंग एक बार फिर बीच में आ जाता है। बेड़ा गर्क हो इसका। चैंग जो अपने फोन कॉल में बिजी था, वो ईबो और जान के पास आता है और बोलता है, तुम दोनों की बात अगर हो गई हो तो हम लोग चले। मुझे सच में अभी बहुत काम है, तो चलो जल्दी। जिस पे ईबो एक बार फिर अपनी आइस रोल करते हुए चैंग को ग्लेयर करता है। वहीं चैंग भी ईबो को अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए देखता है, जैसे कि पूछ रहा हो कि क्या हो गया भाई, मैंने क्या कर दिया? मैंने फिर से तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया क्या? मुझे भला ऐसे क्यों घूर रहे हो? वहीं जान भी चैंग और ईबो की ये नजर वाली बिकरिंग देखता है, तो वो भी खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता, बस हंस देता है और वही स्माइल करते हुए बस बोलता है। जिसके बाद चैंग और जान वहां से जाने लगते हैं। उसी तरह से ईबो भी वहां से अपना दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ घंटे बाद की घटना। जान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे था जहां जिंदगी रुक सी गई थी, जहां रास्ते नहीं, उसके वजूद के मतलब ही उससे छूटते जा रहे थे। हर खामोशी एक चीख बन गई थी, एक ऐसी चीख जो उसके अंदर गूंज रही थी और पूछ रही थी, क्या ये वही दुनिया है जिसमें कभी जीने की तमन्ना की थी, या फिर वो खुद ही एक गलतफहमी में था, एक ऐसे ख्वाब को सच मान रहा था जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। उसकी मासूमियत, उसका प्यार सब बेकार हो गया था। शायद वो देर से समझा था इस दुनिया की हकीकत। यहाँ जज्बातों से ज्यादा वायरल हैशटैग्स में दम होता है। Hashtag from the middle class to manipulative. Hashtag from the middle class to manipulative. Free my ideal. Hashtag luxury life leech. Hashtag he saw the fame not the heart the clown. Hashtag from the middle class to manipulative. Hashtag characterless climber. Hashtag behind the innocent face. Hashtag he saw the fame not the heart. Free arcing from the cloud. Hashtag luxury life justice for my ideal. Lover alert. Hashtag saving from the shame. Hashtag from the middle class to manipulative. From the shame. From accident to access. Hashtag toxic lover alert. Hashtag from accident to hashtag free arcing from this clown. Hashtag from accident to justice for my ideal. ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये तीर थे जो बीतते हर एक सेकंड के साथ उसकी रूह को चीरते जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ आवाजें थी, सिर्फ और सिर्फ आवाजें थी, नफरत से भरी हुई, इंसानियत से खाली। हमारे आइडियल को फ्री करो। दिस इज मासूम, हमारे आइडियल को फ्री करो। दिस इज नॉट अ लव। हमारे आइडियल को जीने का कोई हक नहीं है। इस जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। दिस इज नॉट अ लव। हमारे आइडियल को फ्री करो। दिस इज अ कैरेक्टरलेस। दिस मैरिज इज मिस्टेक। दिस एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ब्लडी लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ब्लडी गोल्ड डिगर। मर्डर जेल में ही रहना चाहिए।
चाहिए था, हमारे आइडियल की अच्छाई का फायदा उठाया। दिस इज नॉट अ लव, दिस मैरिज में ही रहना चाहिए था। इसने हमारे आइडियल की अच्छाई का फायदा उठाया है। ब्लडी गोल्ड डिगर, मर्डरर, ब्लडी गोल्ड डिगर, मर्डरर, कैरेक्टरलेस, ब्लडी हॉर। जान बेजान सा हुआ उन शब्दों के बीच खड़ा था, जिंदगी की राह पर वो खामोशी से खड़ा था। जैसे हर एक इल्जाम उसके अंदर खुलता जा रहा था। भीड़ थी आसपास पर वो खुद से जुड़ा था। जैसे उसने सच में हर एक चीज बर्बाद कर दी हो। वो कुछ नहीं कह पा रहा था, ना ही वो कह रहा था, वो सिर्फ सुन रहा था। पर आवाज तीर बनकर दिल में उतर रही थी और हर सांस सुन रहा था, था। वहाँ खड़ा सिर्फ और सिर्फ सुन रहा था। हर लफ्ज उसके दिल में एक नई चोट दे रहे थे। हर चुभती हुई आवाज उसके अंदर से उसे थोड़ा और मार रही थी। हर इल्जाम की स्याही उसके दिल पर उसकी ज़मीन पर छूट जैसे उसके होने का, उसके प्यार का कोई मोल नहीं था। पल पलता रहा वो हर इल्जाम के नीचे, जैसे वजूद उसका अब बस दर्द बन के बिखर चुका है पीछे। उसके आंसू नहीं निकले, वो चुप था क्योंकि अब रोना भी उसकी कमजोरी। क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंखों तक पहुंचते पहुंचते वो जम जाता है। और जान सिर्फ जम गया था। So here we go. ये रहा आज का पार्ट और ये है सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर, मतलब कि गिल्ट एंड अनस्पोकन ट्रुथ का लास्ट चैप्टर। तो अब आपकी बारी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, वो कौन है जिससे ये ट्रक ड्राइवर बात कर रहा था? क्या ये वही है जिसने जान के लिए मर्डर प्लान किया था, या फिर ये कोई और है? और अगर ये कोई और है तो क्या ये वांग कपल्स के लिए आया था या फिर सिर्फ जान के लिए ही था? और अगर ये वांग कपल्स के लिए था तो क्या वजह है कि उनके लिए ये इतना बड़ा मर्डर प्लान किया गया और जान को उससे कनेक्ट कर दिया गया? क्या लगता है आपको कि जान सच में इससे कनेक्टेड है? उसे क्यों कनेक्ट किया गया? और अगर ये सब जान से कनेक्टेड है तो क्या वांग कपल्स और जान का कोई सेम ही दुश्मन है या फिर कोई और ही वजह है? बहुत सारे सवाल है ना, तो क्या लगता है आपको? अगर आप लोगों को एक का भी आंसर पता हो तो पूरा कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, इसको कमेंट से भर दीजिए। मैं भी तो देखूं कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन कितना दूर तक सोच पा रहा है। बाकी फिर आज का पार्ट जैसा भी लगा हो बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट में अगली बुक के साथ।